अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर ईरान और इसराइल। आपको पता है कल इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उसके बाद गुज़श्ता रात ईरान ने जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए और मिज़ाइल दागे बहुत से। अब इसराइल ने इसको वेल रिसीव नहीं किया और इसराइल ने साफ कह दिया है कि जंग का महाज खोल दिया है ईरान ने हमला करके, और ये भी कहा है कि अब जो रेड लाइन क्रॉस की गई है उसके बाद वो ईरान को एक मैदान जंग बना देंगे और तेहरान में आग लगा देंगे। इसके बाद एज वी स्पीक अब से कुछ देर पहले नेतन्याहू और जो आर्मी चीफ हैं इसराइल के, उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने कहा कि वो दोबारा से ईरान के ऊपर हमले करने को तैयार हैं। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है, आगे किस तरफ जाएगी ये देखना अब बड़ा अहम है। कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। बट ये कहाँ तक एक्सपैंड हो सकती है कशीदगी, जंग, लड़ाई खित्ते के ममालिक को किस तरह से मुतासर कर सकती है, इसके ऊपर आज सब बात करते हैं। गुफ्तगू अपनी यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या ये जंग मज़ीद बढ़कर खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल सकती है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, फैसल वड़ायत साहब, फ़खर दुरानी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आज से 2 दिन पहले ये जब थ्रेट आई थी इसराइल की तरफ से और इसकी खबरें फैली, हमने आपसे बात की और आपने जो प्रिडिक्ट किया था या जो अंदाज़ा लगाया था एग्जैक्टली वही हुआ। मुज़ाकरात होने थे इतवार को, उससे पहले ही इसराइल ने हमला किया और उसके बाद की सारी सूरत हाल। इस वक्त क्या आगे आप देख रहे हैं, क्या ये मज़ीद भी ममालिक को अपनी लपेट में लेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका बड़ा खुलकर पीछे खड़ा है, बाकी ममालिक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं लेकिन उस तरह से अभी इंटरवीन नहीं किया। बरतानिया से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, जो इंटेल रिपोर्ट्स हैं। अपनी इंसाइट शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अलीना। इनसाइट तो क्या है, हम यहाँ बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं जो वाक़यात और ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। उसमें ये है कि पहला अटैक जो इसराइल का था वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, बल्कि सरप्राइज़ रहा देखने वालों के लिए भी और ईरानियंस के लिए भी। और उसमें उन्होंने आलमोस्ट अपने तमाम टारगेट्स अचीव किए, सिवाय इस टारगेट के कि वो ईरान की एटमी सलाहियत को इस तरह से ख़त्म कर सकें कि वो बरसों पीछे चली जाए या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो इस कोशिश में नाकाम रहे। और यही मैंने आपसे परसों कहा था कि इसराइल हमला ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा हमला जिसमें ईरान की सलाहियत को मुस्तकिल ख़त्म कर दिया जाए, ये हमला इसराइल नहीं कर सकता अमेरिका की खुली साफ मदद के बगैर और एक सस्टेनेबल अटैक के बगैर। तो देखिए वही हुआ। अच्छा, उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया है वो इसराइल के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि इसराइल ने तबरेज़ में जो सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस का और अटैक का उसका एक अड्डा था ईरान का, उसकी उसकी बेस थी, वहाँ पर उसका उसका स्टोर भी था बहुत ज़्यादा मिसाइल्स का, उसको उसने तबाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की जो जो रिटेलिएशन की सलाहियत है इसमें काफ़ी डिले आएगा। लेकिन आप देखें कि ईरान ने 24 घंटे से भी पहले जवाब दिया, सिर्फ 100 मिसाइल्स के साथ। 100 ड्रोन्स की जो वो बात बात कर रहे हैं वो अभी श्योर नहीं है। 100 मिसाइल के साथ उसने हमला किया और बहुत से मिसाइल तल अवीव के अंदर पहली दफा गिरे। ये 82 के बाद पहला वाकया है कि इसराइल के अंदर इस तरह से अटैक हुए हों। अच्छा, और उसके जो मनाजर हैं वो वहाँ के अवाम के लिए थोड़े नए हैं कि वो इस बात को देखने के आदी नहीं थे कि इसराइल का भरा पूरा उनका शहर और उनकी इमारतों की इस तरह से तबाहहाली नजर आए। तो ये एक छोटा सा एक सरप्राइज था, लेकिन ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है विजिबली। उसकी जो बाकी 6 साइट्स हैं जहां से उसने मिसाइल फायर किए हैं वो सब की सब इंटैक्ट हैं। और अब इसराइल उनकी तरफ एक एक करके जाएगा, और ये उस वक्त तक जाएगा जब तक अमेरिका को कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता कि वो इस जंग में कूद ना जाए, जिसकी कि इसराइल पूरी कोशिश करेगा। और मेरा ख्याल है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग भी इसके लिए करेगा। अच्छा, बट फैसल, ये बताएं, ईरान ने कल जो जवाब दिया उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान को इससे ज़्यादा जवाब देना चाहिए था। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद देख रहे हैं कि ये फैलेगा? देखिए, ईरान का जो जो नुकसान है और जो उसका
जवाब है, दोनों ही बहुत हैरानकुन है। मेरा ख्याल है कि आयतुल्लाह को, सुप्रीम लीडर को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर एक छोटा सा इसराइल ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। इतनी जासूसी, कदम कदम पर इतने जासूस कि आपकी तमाम टॉप लीडरशिप, तमाम साइंसदान, उन्होंने प्रिसीजन से उनको मारा, सिर्फ उनकी फैमिलीज को और उनके घर को और उनके बेडरूम्स को उन्होंने निशाना बनाया। इसका मतलब है कि अब वहां पर उनके सुप्रीम लीडर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब आपकी तमाम टॉप लॉट मारी जाती है और वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मारी मारी जाती है, इसका मतलब है कि उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग ही वो ही जासूसी कर रहे हैं। वो वहां को पिन छोड़कर जा रहे हैं, कोई घड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कोई ऐसा आला छोड़कर जा रहे हैं जो कि इसराइल को जिससे मैसेज ट्रैक दे एंड रहा ट्रेस हो सके। है। लेकिन ये फैसल, आपने जो हाँ, बात की है कि इसका सुप्रीम मतलब ये लीडर है कि रिजाइन कर इसका दें, मतलब ये है कि इसका ये मतलब ये है कि वो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब कोई रजीम इस जगह पर पहुंच जाए कि वो अपने टॉप लीडर्स पर भी अपने रैंक्स फिल करने के लिए ट्रस्ट ना कर सके, तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये लेकिन इस वक्त लेकिन उनकी खामी रेजिग्नेशन है, के क्योंकि बाद जो रजीम इन प्लेस आएगी या मुतबादिल जो होंगे, क्या आपको लगता है डिस्टेबलाइज करना ही तो मकसद नहीं था, जितनी हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी? तो इससे उसके करीब चले जाएंगे इसराइल और बाकी ताकतें देखिए, जो उनके पीछे? डिस्टेबलाइज हम करना चाहते हैं, दुनिया करना करना चाहती है, ईरान करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल डिस्टेबलाइज इसको माजरत के साथ कहना चाह रहा था कि डी एस्केलेट करना करना चाहते हैं अच्छा, हम सब लोग। लेकिन इसराइल और अमेरिका इसको इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस विंडो को, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था, इस्तेमाल यूज करना करना चाहते चाहते हैं हैं। सलाहियत खत्म करने के लिए। नहीं, अच्छा, वो ईरान की मेरा मेरा सलाहियत मतलब ये था, ये जो आपने बात की ना कोई भी नई रजीम आएगा, अभी कि आयतुल्ला खामनेई को रिजाइन बात कर देना चाहिए, मैं इससे एक्टली मुतल्लिक आपसे पूछना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी राय है। अगर इस मौके पर आकर, जहां जंग लगी हुई है, सुप्रीम लीडर रिजाइन कर देते हैं, तो उससे तो नुकसान नहीं होगा, अच्छे की बजाय, फायदे की बजाय? देखिए, मैं ईरान की तरफ से बात थोड़ी ही कर रहा हूँ। मैं तो एक एनालिसिस की हैसियत से, एक एनालिस्ट की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि एक लीडर जो इतनी ज्यादा स्पाइंग को नहीं रोक पाए, उनका अब जवाब नहीं है कि वो इसको डिफेंड करें। और क्योंकि अच्छा, ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और आप किसी जगह फेल हो गए हैं तो रिजाइन करना एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये बात आप लिख लें कि ईरान में कोई भी आए, सुप्रीम लीडर की जगह कोई भी आए, इनकलाब भी आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो एटॉमिक पावर को परसू करेगी और वो इसराइल के इसी तरह खिलाफ होगी। अच्छा, वो तो जो है, लेकिन ये बहुत बड़ी राय, अगर आप इसको इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ज़रा इसी तरह से इसको आगे भी लेके जाना चाहूँगी। बट कमिंग बैक टू द बुनियादी सवाल, बेनज़ीर आप कहिएगा, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से देख रही है? क्या ये जंग दोनों तरफ से जवाब मिलने के बाद और इसराइल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको किस तरफ जाती हुई लग रही है? क्या मज़ीद एस्केलेट करेगी, या फिर आपको लगता है कि कुछ दरमियान में मीडिएशन होगी और रुक जाएगी? अच्छा अलीना, अभी तो खबरें ये आ रही थी, ईरान के जो स्टेट टीवी है, कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटानिया जो है, अगर वो इसराइल का साथ देते हैं तो हम उनके जो वेसल्स हैं रेड सी में और पर्शियन गल्फ में उनको टारगेट करेंगे। लेकिन मेरे राय है, जाहिर सी बात है, मैं कमेंट्रीज पे डिपेंड कर रही हूँ, जो रिपोर्टिंग हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं और वो अफोर्ड भी कर सकता है कि वो और किसी से इस वक्त जंग में इन्वॉल्व हो। ऑलरेडी जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, एक्सपेक्टेशन ये थी और कहा भी ये जा रहा था कि हजारों मिसाइल्स जो हैं वो ईरान इसराइल की तरफ फायर करेगा, क्योंकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उसको ओवरवेल्म कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 100 मिसाइल्स फायर हुए हैं, और ये उनके अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो अनोनिमसली न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को बता रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा डैमेज की है इसराइल ने। तो इस वक्त, और आप जैसे यहाँ पे पहले भी बात हुई थी कि अब ये भी रिपोर्टिंग आ रही है कि मुसाद अंदर ईरान के घुस के वहां पे ड्रोन बेसिस भी बना रहा था। और ये जो मुझे सबसे हैरानी हुई कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जब टॉप टियर लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, जो सेकंड टियर है उनके घरों तक खत भेजे गए, उनकी बीवियों को फोन किया गया, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हमें पता है आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। तो इस किस्म की कैपेबिलिटी है और इंटेलिजेंस है मुसाद के पास। अब अलीना, एक दो चीजें हैं जो कल हम जिस पे बात कर रहे थे जो अब ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हमें तो सिर्फ बताया है इसराइल ने, लेकिन हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब एबीसी न्यूज को एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है कि नहीं, अमेरिका ने इसराइल को इंटेलिजेंस भी दी थी। ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा है हमें बिल्कुल पता था, थ्रू आउट हमें पता था, हर चीज का हमें पता था। मल्टीपल और फोन कॉल्स हुई। और एक और चीज अलीना, ये भी अब रिपोर्टिंग हो रही है कि
अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान को बेवकूफ भी बनाया कि ये बार बार जो कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि हम नहीं चाहते इजराइल हमला करे, वो एक तरीका था ईरान को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और वो तैयारी ना कर सके। तो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो अपने सेफ हाउसेज में नहीं गए, वो अपने घर चले जाते थे, अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो निशाना बने। और ये भी अनीना मेरे ख्याल से काफी हद तक वाज़ेह है कि ईरान की तरफ से भी बहुत मेजर किस्म की मिसकैलकुलेशन हुई है। उनका अंदाजा ये था कि जब तक हमारी अमेरिका से बात चल रही है इजराइल जो है वो हम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा कि 6th राउंड ऑफ टॉक से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा अलीना? जो आप रजीम चेंज की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से इस वक्त पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन, इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है वो है ही ये कि रजीम चेंज। आप नेतन्याहू की अगर तकरीरें भी सुने तो वो कह रहे हैं कि रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, जिसके बाद कहा जा रहा है और इजरायली मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि अब वो ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, मतलब उनके जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का, गैस का। और इससे कोशिश ये होगी कि लोगों को, कि ईरान में जो लोग हैं वो इतने तंग आ जाएं कि वो सड़कों पे निकल आए और आके इस हुकूमत को घर भेज दें। अब आप देखें नेतन्याहू अपनी तकरीरों में ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप आज़ादी लें, हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये पार्ट 2 है इसका। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन जो होती हैं, अमेरिका शायद सीखता नहीं है इससे, लेकिन उनकी हर वक्त बैकफायर ही करती है। और इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ईरान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो चाइना की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। किस हद तक होगी ये हम कह नहीं सकते। एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कल ईरान का जो स्टेट टीवी है वो कह रहा था कि ये जो टॉक्स हैं ये सस्पेंड हो गई हैं। आज वो कह रहे हैं कि देखें, हमें, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि कोई फायदा नहीं है अमेरिका से बात करने का, लेकिन अभी तक हमने फाइनल फैसला नहीं किया। तो ये हो सकता है कि कल कोई ना कोई हो सकता है कि शायद बेनज़ीर क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? क्या ये कंटेन रहेगी ईरान और इसराइल के दरमियान में ही जंग, या फिर मज़ीद ये खित्ते में फैल सकती है? अरीना, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वन साइडेड होगी, जिसमें इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा। ये आप याद रखें, क्योंकि मैंने नेतन्याहू की बायोग्राफी भी एक दफ़ा पढ़ी थी, वो उनकी ये लेगेसी का, वो अपनी लेगेसी का हिस्सा समझते हैं इसको। वो चाहते, वो पिछले कुछ 25 सालों से ये कह रहे थे कि मैं ईरान पे हमला करूंगा। तो उनके लिए, और अगले साल इलेक्शन है इजराइल में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है, वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग रहा है कि डी एस्केलेशन की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरेबिया ने ट्रंप से बात की है, आज कतर ने बात की है, तो हो सकता है कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो, कहना बहुत मुश्किल है इन हालात में। ओके, मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी बेनज़ीर ने भी कहा और फैसल ने तो खुलकर कह दिया, वो समझते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है ईरान के अंदर, जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट बन गया एक तरह से ईरान, और झांसे में आ गया सादा अल्फाज में अमेरिका और इसराइल के, तो अब सुप्रीम लीडर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अप्रोच होगी यहाँ से फॉरवर्ड? और फिर ऑफ कोर्स हमारा बड़ा सवाल, क्या आपको फैलती हुई लग रही है जंग या रुक जाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम, ज़ाहिर है हमारी, बिल्कुल फैसल ने ठीक कहा कि हमारा असेसमेंट ही हो सकता है, हम दूर से बैठे इस चीज़ को एनालाइज ही कर सकते हैं। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ जंगों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। यानी आप भारत देख लें कि जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो कोई ना कोई जो है इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ताकि इलेक्शन जीत जाए। इसराइल में देख लें आप कि या फ़लस्तीन को टारगेट किया जाता है या ईरान को टारगेट किया जाता है ताकि इलेक्शन जीते जाएँ उसमें। आप इवन अमेरिकन उसको देख लें आप उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हम, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है कि इस हद तक मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क विद इन ईरान है। बहुत से तरीक़े होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के। टेक्नोलॉजी जिस मकाम पे पहुंच गई है, उस मकाम पे जो टारगेट किए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी इंटरनल इंटेलिजेंस नेटवर्क पे ही किए जाएँ उसमें, लेकिन ऐन मुमकिन है। ईरान का प्रॉब्लम क्या है? ईरान में सुप्रीम लीडर फ़र्ज़ करें रिज़ाइन करेंगे तो कौन होगा उसके बाद सुप्रीम लीडर? उसके बाद ये तो नहीं होगा कि सुप्रीम लीडर नहीं होगा, क्योंकि ईरान का पोस्ट रेवोल्यूशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है,
उसमें। तो आयतुल्लाह खमेनाई ख़ुद किसी को नामज़द कर दें वो एक अलग बात है और वो हट जाएं, या ईरान की जो हुकूमत है वो रिज़ाइन कर दे और वो हट जाए। लेकिन एक जंगी सूरत हाल में किसी हुकूमत का रिज़ाइन कर देना, एक जंगी सूरत हाल में सुप्रीम लीडर के रिज़ाइन करने का मतलब मज़ीद डीमोरलाइजेशन है। और एक ऐसी नेशन जो पिछले 40 साल से सैंक्शंस में रही हो वो रेजिस्ट कर रही है। पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड खड़ी है, ना दोस्त उसके कोई हैं इर्द गिर्द, ना और दुश्मन जो है वो यूनाइटेड हैं उसमें। आप देख लें तुर्किया की खामोशी आपको मानाखेज़ नहीं लग रही, अफ़गानिस्तान की खामोशी आपको मानाखेज़ नहीं लग रही, जो भी बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उसकी लिप सर्विस के अलावा और क्या चीज़ें हैं। एक रेजोल्यूशन OIC का हो गया, काम हो गया। इज़राइल आज रात या कल रात में क्या होता है सिचुएशन उसमें। और मेरा ख्याल है ईरान ने जो 100 के करीब मिसाइल वो किए हैं, ईरान मेरा ख्याल अब सेलेक्टिव स्ट्राइक कर रहा है। उसे पता है कि अगर हमने 1000 मिसाइल दाग दिए तो उसके बाद उनके पास क्या रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इज़राइल ने तो रिटेलिएट करना है। इज़राइल जो धमकी दे रहा है वो बहुत मानाखेज़ है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकती है कि ईरान को जला के रख देंगे। अब वो तरीक़ा तो सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन के थ्रू हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस हद तक चीज़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर पूरा ख़ित्ता ही उसकी लपेट में होगा। तो उस हद तक तो मुझे नहीं लगता। जहाँ रिजीम चेंज की बात हो रही है उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, रिजीम चेंज तो अलग चीज़ है। लेकिन रिजीम चेंज जो है विद इन ईरान, इससे पहले भी अमेरिका CIA सपोर्ट करती रही है बहुत से ग्रुप्स को। पिछले साल भी ये वो बात आई थी। ईरान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मौजूदा रिजीम के साथ प्रॉब्लम है और पोस्ट रेवोल्यूशन रही है, वो ये कि उन्होंने एक बिल्कुल बंद दायरे में रहे हैं। ना वहाँ आज़ादी इजहार है, आज़ादी राय है, पॉलिटिकल उस तरीके से फ्रीडम नहीं है। जो भी फ्रीडम है वो विद इन अंडर सुप्रीम लीडर ही रहता है, उससे आगे नहीं जाती बात उसमें अंदर। हालांकि इलेक्शंस उनके यहाँ हर 5 साल बाद होते हैं और रिफॉर्मिस्ट भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि रिफॉर्मिस्ट नहीं आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूवमेंट अगेंस्ट रिजीम चलेगी कि जिसमें यह कहा जाएगा कि इजराइल से हमें लड़ाई नहीं करनी, अमन करना है। इजराइल और ईरान दोनों का बुनियादी मौक़िफ़ यही है, वो इजराइल को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और इजराइल ये समझ रहा है कि ईरान की मौजूदगी जो है तो उनके सर्वाइवल के लिए कर रहा है। और जो तूफान मचाया हुआ है, मतलब कलेक्टिवली पूरी दुनिया, आप इसराइल के साथ खड़े हैं या इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, जो मेंटल ट्रॉमा इस वक्त और जो तकलीफ हो रही है पूरी दुनिया को, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से इसराइल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। गजा के ऊपर एक सेकंड अलीना, गजा के ऊपर देखें ना आप जी, पूरे वेस्टर्न मीडिया में आप लफ्ज़ गजा नहीं लिख सकते। ये पूरी दुनिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर तमाचा है कि आप गजा नहीं लिख सकते, आप फ़लस्तीन नहीं लिख सकते, आप उनके हक़ में बात नहीं कर सकते। और यही ईरानियंस है, और ये अमेरिकन का इससे पहले भी रहा है। उससे पहले जब कॉम्युनिस्ट और एंटी कॉम्युनिस्ट रहा है। फ़खर से पूछा जाए, फ़खर अब फ़लस्तीनी ना अब तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा एक करके इसराइल कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप क्या समझते हैं, ये ईरान तक जो पहुँचे हैं, क्या ये यहीं पर सिमट के रह जाएगी या ये बड़ी जंग, बड़ी लड़ाई की तरफ मज़ीद फैल सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के जो अहदाफ हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। वो लबनान, गज़ा के बाद ईरान आ गए हैं, मज़ीद भी आगे जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अगर देखा जाए, जो ओवरऑल जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से जो इनकी बातें हुई, या जो नेतन्याहू ने अपनी कौम से खिताब किया, जो वीडियो में मैसेज भेजा है, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि इज़राइल ने ईरान के लिए जो अपने 4 टारगेट सेट किए थे, उसमें बुनियादी तौर के ऊपर यही था कि ईरान के जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल करना है, उसके साथ साथ जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी हैं उसको भी डिसमेंटल करना है। और तीसरा फिर ये था कि ऐसी ईरान के पास दिफाई क़ुव्वत ना रहे कि वो इज़राइल के लिए कोई आगे ख़तरा बन सके। और चौथा ये कि लॉन्ग टर्म के लिए ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे महरूम करना है। ये जो 4 टारगेट्स हैं जो कि नेतन्याहू या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी उन्होंने अपनी कौम को बताया कि हमारा मकसद यही था। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो 4 अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए हमने ईरान को ये पहले ही बताया था कि हम आपकी सिविलियन जो लीडरशिप है
उसको टारगेट नहीं करेंगे और ना ही आपकी कोई सिविलियन आबादी को टारगेट करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारी जो इजराइल के ऊपर सिविलियन आबादी को जो है वो टारगेट किया गया तो फिर ना सिर्फ ये कि इजराइल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की उसको भी हिट करेगा, उसके साथ साथ जो इनकी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों या वो ये इन तमाम को भी हिट किया जाएगा। अब जो कल की सूरत हाल है, जो ईरान ने जवाबी हमला किया है, उसके बाद जो बज़ाहिर अगर आप इजरायली मीडिया देखें और जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है, ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये जो 100 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं ये उसमें से ज़्यादातर गो के जो आयरन डोम के ज़रिए वो हुए हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी तादाद में इजराइल को हिट किया गया है। तो उस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि इजराइल इसको मज़ीद आगे जो रिटेलिएट भी करेगा, जो ईरान के ऊपर हमला भी करेगा, लेकिन ये साथ इजराइल ये भी समझता है कि सिर्फ जो अटैक करने से या जो ईरान की जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करने से हमारे जो मकासद हैं हल नहीं होंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होगा वो अमेरिका का ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे वो जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने जो मीडिया से बात की है वो कहते हैं कि हम ये इस रियलिटी को समझते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम अकेले कोई मिलिट्री पावर या काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए ये ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिर एट द एंड ऑफ द डे ये एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना होगा और उसके लिए अमेरिका को ही अहम किरदार अदा करना होगा, अदरवाइज़ इसका जो हल है वो नहीं निकल सकता। साथ साथ उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जैसे साउथ अफ्रीका या लीबिया का एक सलूशन था उसी तरह ही अल्टीमेटली करना पड़ेगा। तो ये जो ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया है ये दरअसल एक प्रेशर टैक्टिक भी है और ईरान को मजबूर करना भी है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आए। आप अगर कल सदर ट्रंप का जो बयान देखें कि 60 डेज़ मैंने इनको टाइम दिया था, आज 61st डे है, ईरान को पहले ही इसके मुज़ाकरात के हवाले से बैठना चाहिए था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो जंग है ये एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और दोनों जो है ये एक रियलिटी को जानते हैं, ना इजराइल और ना ही इजरायली जो क़यादत है वो ये अफोर्ड कर सकती है कि सिविलियन आबादी के ऊपर ईरान इस तरह हमले करे। ईरान को इतना क्रिपल कर देना है कि वो मजबूरी की हालत में और डिफेंसिव पोजीशन पर आकर टेबल पे बैठे और मजबूर हो जाए बेसिकली। इसी को आगे मजीद बढ़ाते हैं, फैसल साहब से भी ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे, बट एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ईरान इसराइल कशीदगी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फैसल, ये सूरत भी निकलती है, आपको लगता है कि अब इसराइल ने अगर हमला किया, मजीद स्ट्राइक्स की, उसके बाद ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा या ईरान इससे बड़ा हमला करने की पोजीशन में नहीं है और वाकई में वो इतना ज़्यादा मजबूर हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ इट कुछ भी डील जैसी भी अमेरिका या इसराइल चाहते हैं उनके हाथों में प्ले कर लेगा और मजबूरी में जो भी आएगा सामने उसको उसके ऊपर आमादा हो जाएगा? आप देखिए कि ईरान अपने साइज में, आबादी में इसराइल से बहुत बड़ा है। कम से कम 74-75 इसराइल हों तो एक ईरान बनता है। लेकिन जो लोगों को ये लगता है कि उसकी बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक, उसका असैसिन होना, उसका टारगेट किलर होना इसराइल की कोई ताकत है, तो उनको समझना चाहिए कि असैसिन होना कोई नेशन की बहुत बड़ी पावर नहीं होती। ये उसकी कमजोरी है कि 70-80 साल में उसको मुसलसल असैसिनेशंस करके ही जिंदा रहना पड़ रहा है। लेकिन हिस्टोरियंस ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि वाकयात हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमने पिछली 5 जंगों में देखा और कम से कम 4 जंगों में हमने देखा, 56 में, 67 में, 73 में, 82 में, सिवाय 82 की जंग के, हर जंग में इसराइल कम से कम बेचारे मिस्र के 200 तैयारे तबाह कर दिया करता था, कभी 300, कभी 400। इन सारी 4 जंगों में उसने 1200 से ऊपर इनके जेट्स तबाह कर दिए, इनके फाइटर जेट्स, और डिसाइसिव विक्ट्रीज ली, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में। अब मुसलसल ये दूसरा साल है कि वो गजा के ऊपर भी कुछ नहीं कर पा रहा और ईरान के ऊपर एक डिसाइसिव विक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, वो इसका एटमी प्रोग्राम रोल बैक भी नहीं कर पा रहा। तो जो ईरान की, जो इसराइल की सलाहियत थी डिसाइसिव अटैक करके जीतने की, वो हर गुजरते साल के साथ कम होती जा रही है। इसलिए नहीं कि इसराइल कमजोर हो रहा है, इसलिए कि अरब ममालिक और ईरान जितने कमजोर पहले थे अब इतने कमजोर नहीं रहे। अगर आज भी ईरान में एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, लोग जिसके साथ हों, या आयतुल्ला अपनी जगह किसी बेहतर शख्स को रिप्लेस कर लें, तो आप देखिएगा एकदम से सूरत हाल बदल जाएगी। जहां तक ये बात है कि वो डायलॉग की मेज पर आके किस हद तक बिछ जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अब उसका चांस कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि दुनिया के सामने ये मिसालें हैं कि वर्ल्ड इज ऑन फ्री फॉल, देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर नाउ। तो अब हर शख्स अपनी मैक्सिमम ताकत के ऊपर अपने पांव जमाना चाहेगा और उसके लिए ये खुदकुशी होगी कि वो जितनी सलाहियत हासिल कर चुका है उससे पीछे जाए। बट वैसे जितना डैमेज किया है इसराइल ने अभी ईरान को, आपको लगता है कि उसके बाद
भी ऑफ कोर्स उसके बाद भी इतनी सख्त बची है ईरान के अंदर कि वो इतना बड़ा कोई हमला कर सके। एंड ऑफ कोर्स उसकी जो ताकत है वो डिराइव होती है उसके न्यूक्लियर एसिड से, जिसका अभी तक ऑफिशियली किसी को कुछ इल्म नहीं है। क्या आपको लगता है अभी भी वो कैपेबिलिटी ईरान के अंदर है कि कहीं ना कहीं वो वेपन और वॉरहेड में उसको कन्वर्ट कर सकता है और जल्दी? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डर्टी बम तो वो अभी भी बना सकता है ना। हाँ। बात ये है लॉन्ग टर्म की। देखिए मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। एक है वॉर और एक है लड़ाई। लड़ाई आप हार सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वॉर तो इसराइल की ये है ना कि उसका क्वालिटेटिव एज पूरे मिडल ईस्ट के एक एक मुल्क पर हो, जो उसके ऊपर कोई भी बट डिसाइसिव। सर अगर वो लड़ाई में इतने ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना दे ईरान के कि ईरान उठकर अपनी टांगों पे खड़ा ना हो पाए, तो फिर उस लड़ाई से ईरान को क्या हासिल हुआ? और इसराइल ने तो जो मोटिव हासिल करना था वो कर लिया। अब मैं इसके ऊपर इसराइल का मोटिव है। हाँ। देखिए इसराइल का मोटिव है ईरान को एटमी हथियार तक पहुंचने से रोकना। हाँ। आज की डेट तक 14 जून तक वो इस अपने गोल को अचीव नहीं कर सका। ये मैं बात कह रहा और आपको लगता है आगे भी नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। अमेरिका तो मदद नहीं। वैसे बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, फिर विल कम बैक टू दिस। अलीना देखिए, इजराइल की जब हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुसाद की बात नहीं कर ऑफ रहे। कोर्स इजराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है और वो है एक सोल सुपर पावर मुल्क में अमेरिका। इस वक्त जो अनरिस्ट्रेन्ड उनको कैपेसिटी दे रहा है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप पे कोई हमला करेगा हम आपको डिफेंड करेंगे, जो इस वक्त उन्होंने किया। जब ईरान के मिसाइल्स आए तो अमेरिका ने उनको डिफेंड किया, फ्रांस ने कहा हम आपको डिफेंड करेंगे, जर्मनी कहा कि हम आपका साथ देंगे, जॉर्डन ने कुछ ड्रोन शूट डाउन भी किए क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारी टेरिटरी पे गिर सकते थे। तो इजराइल की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात नहीं कर रहे, हम एक बहुत बड़ा जो उनके पीछे सपोर्टर है। अब आप जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करते हैं तो ये रिकॉर्डेड है कि बहुत सी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड होती हैं। अगर इनको टारगेट करना है तो उसके लिए आपको अमेरिका के पास सिर्फ वो बॉम्ब्स हैं जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, पर वो बॉम्ब्स हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाके उसको टारगेट कर सकते हैं। इजराइल के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो अभी स्टेटमेंट उनकी आई, उनका इजराइल का एक चैनल है चैनल 13, उनको उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से किसी का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, इससे अब आप क्या लगता है? इससे तो लगता ये है कि ये प्लान था कि आप ईरान को कमजोर करें, उसकी कैपेबिलिटी को जितना भी हो सके कम करें, नुकसान पहुंचाएं, ताकि वो एक वीक पोजीशन में आके नेगोशिएशन टेबल पे बैठे। अब ये अलीना ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो डील नहीं चाहते, वो सरेंडर चाहते हैं। कि एक तरफ, क्योंकि इसको सरेंडर ही कहते हैं ना, कि एक तरफ आप कमजोर हो और फिर अपनी टर्म्स बनवा लो। बिल्कुल सही। उनको निशाना बनाए, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो भी मैं कहूं वो मेरी बात माने। तो ये जो सरेंडर है, अब इस पे ईरान तैयार होगा या नहीं, ये हमने देखना है। आपकी क्या इसके ऊपर असेसमेंट है? मैं ये वो जो बात कर रही हैं वो JBU-57 है, और वो B2 बॉम्बर से ही फायर होगा, और वो इसराइल के पास नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक ठीक कहा, 100% मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ बेनजीर से। जब तक अमेरिका मदद नहीं करेगा इसराइल तनहा किसी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को नहीं, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम बार बार मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक तो ये इस्टेब्लिश हो रहा है ना कि सिर्फ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो है भी नहीं ना इनका। ट्रिपल करना सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आगे वो चाहते हैं कि वर्क नहीं करता। ट्रिपल करना लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता। ये जो थ्योरी है ना कि हम किसी को मार मार के सबड्यू कर देंगे, ये पूरी इंसानी तारीख में ये थ्योरी, ताकत का ये फॉर्मूला गलत साबित हो चुका है। आज तक छोटी से छोटी कम्युनिटी भी सबड्यू नहीं हुई मार खाने के बाद। सिर्फ और सिर्फ एक आपको यूरोप में एक मिसाल नजर आएगी, सर्बिया में, कि बम तो फिर आगे आप ये कह रहे हैं ना कि बेसिकली वो इंटरनली कोई रेवोल्यूशन या कोई चेंज आएगा तो उसको वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? देखिए वो चाहते हैं क्योस। उनके लिए बेहतरीन चीज है क्योस, जो वो मुंह से नहीं कहते लेकिन चाहते हैं। लिबिया में सर हम इसी की तरफ तो ये सब कुछ घूम के इसी डिस्कशन की तरफ तो हम आ रहे हैं कि स्टार्टेड विद वो कि इस वक्त क्या रिजाइन कर देना है, इस वक्त क्या जो आपकी लीडरशिप चेंज है वो फिर किस तरह से इनएविटेबली क्योस की तरफ नहीं जाएगा। अब एक सेकंड फैसल, बाकी सब भी चेंज करेंगे। ओके फैसल, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। फखर भी कुछ कहना चाह रहे हैं मज़ा साहब, अगर फखर की पहले बात सुनने फिर मैं आपके पास आती हूँ। फखर।
अलीना देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इसराइल अकेले, जो मैंने पहले भी बताया कि जो ईरान की एटमी क़ुव्वत है या ताकत है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन उसके हवाले से आज का ही जो नेतन्याहू का अगर बयान आप देखें तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारे पास जो अहदाफ थे इस्फहान में, जिस तरह से न्यूक्लियर के हवाले से एक नियर टू जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फैसिलिटी थी, वो हमने तबाह कर दी है। उसके साथ साथ जो नेटेंस वाला था उसका तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल को IAEA के जो सरबराह हैं उन्होंने ये बताया है कि जो अबव ग्राउंड जो इनकी 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेबिलिटी थी वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। फिर उसके साथ साथ जो कुम का जो अंडरग्राउंड जो पहाड़ियों के नीचे जो एक इनका इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो, उसका वो कहते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है अब वो है। तो ये जो कोशिश जो इजराइल की तरफ से ये पूरी होगी कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो एक कैपेबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है वो डिसेबल कर दिया जाए ताकि ये परस्यू ना कर सके। आई थिंक ये दोनों चीजें तो कि एक तो इसराइल अकेला नहीं है, वो कल ही हमने स्टैब्लिश कर लिया था जब डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आ गई, खुलकर सामने आ गए, उसके बाद भी जो कह रहा है अमेरिका सब कुछ। दूसरी बात ये कि उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज को करना था। तो आई थिंक दिस इज क्लियर बाय नाउ। एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, पहले मदद साहब का पॉइंट लेते हैं, देन विल हेड ऑन टू फैसल। देखिए, इंटरनली जो आपने देखा होगा लास्ट ईयर या उससे पहले ईरान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था। पॉलिटिकल अनरेस्ट के नतीजे में बहुत सी इस तरह की इत्तलात थी कि उसको अमेरिकन बैकिंग हासिल थी उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ईरान के अंदर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर जो क्लर्जी है उसको, जो पार्लियामेंट है उसको ज़्यादा फ्रीडम देने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल फ्रीडम ईरान में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी होता है चाहे अपोजिशन का लीडर भी हो तो वो अंडर सुप्रीम लीडर ही वो रहता है। तो ईरान के अंदर रिफॉर्म्स आती रही हैं, पोस्ट रेवोल्यूशन बहुत सी रिफॉर्म्स आई हैं, लेकिन हेड सुप्रीम लीडर ही रहे हैं उसके अंदर। और मतलब आप कह रहे हैं नजरियाती लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको थोड़ा ज़्यादा इख्तियार दिया जाए तो मौजूदा सेटअप में ही बेहतरी आ सकती है। फैसल, आपकी तरफ यही चीज़ लेके आऊँगी, प्लीज़ क्विकली इसको सम अप कीजिएगा। जी, मैं एक बड़ा अहम पॉइंट, मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि इसको गलत समझा जा रहा है या शायद मैं समझा नहीं पा रहा, कि जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर ईरान का एटमी प्रोग्राम डिसमेंटल नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी बैकिंग कर रहा हो या उसके लिए जासूसी कर रहा हो। उसका मतलब ये है कि वो ऑन ग्राउंड अपने वेपन्स के साथ, B2 बम्बार के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ पूरी तरह एक्टिवली हार्ड परसुएट में हो, वो हॉट परसुएट में उसी तरह शामिल हो जैसे अफगानिस्तान में आया, जैसे वियतनाम में आया। इस तरह जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। उससे ये मुराद है जो है बैकिंग करना, बैकिंग वो करेंगे। और जब आप एक बुली को कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, आपके ऊपर अटैक आएगा तो हम डिफेंस करेंगे, इसका मतलब अनलिमिटेड ऑफेंस की उसको इजाजत है। लेकिन ये अनलिमिटेड ऑफेंस भी ईरान का एटमी प्रोग्राम को मुस्तकिल तबाह नहीं कर सकता जब तक अमेरिका ऑन ग्राउंड उसके साथ, अपने प्लेन्स के साथ, अपनी अपने अपने पूरी माइट के साथ हॉट परसुएट में नहीं आएगा, जो कि वो अब तक आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताएं, हम लोग ये बात कर रहे हैं बार बार कि जो ज़ेरे ज़मीन उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निशाना अमेरिकन हथियारों के जरिए बनाया जा सकता है। आपको लगता है अमेरिका ये करना भी चाहेगा? क्योंकि जाहिर बात है उससे तो फिर जो जौहरी मवाद है उसकी लीकेजेस भी होंगी, वो तो एक अलग मामला खुल जाएगा। देखिए, मैंने जो बात की कि आयतुल्लाह को चाहिए, सुप्रीम लीडर को चाहिए कि अपनी जगह किसी यंग आदमी को लेके, उसकी वजह ये है कि देखिए अब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट। जब एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज हो तो बगैर हमले के ही वो सारा उनका सिस्टम डिसमेंटल हो सकता है। एक वायरस से, एक जासूसी से वो तमाम सिस्टम रोल बैक हो सकता है, जो बॉम्ब से भी बेसिकली नहीं होने वाला था। लिहाजा अब वहां जरूरत है। तो सर ये क्या वो है, गारंटी है कि जो अगला सिस्टम आएगा, अगले जो चेहरे आएंगे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे? देखिए, वही चेंज, जब नेशंस मुश्किल में हैं तो वो तब्दीलियां कोशिश करती हैं ना, कोशिश करती हैं। इसराइल आज अगर ताकतवर है तो आप देखेंगे वो। अच्छा, ओके। और जल्दी से ये भी बता दें कि सबसे बड़ा जंगों के दरमियान में एसेट होता है कि कौम मुत्तहिद हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ से कौम डिवाइड नहीं होगी मजीद, बल्कि इकट्ठी हो जाएगी? अगर वो रिफॉर्म्स की तरफ आएंगे, चेंज की तरफ आएंगे, चेंज ऑलवेज ब्रिंग गुड वाइब्स। और मुझे परेशानी पाकिस्तान की ज्यादा है, क्योंकि अगर ईरान के साथ कुछ होगा, अगर वो कामयाब वहां होंगे तो मेरा मुल्क भी एक दबाव में आएगा। एब्सोल्युटली। ये मुद्दा कि क्या ये जो इस वक्त
जंग छिड़ी हुई है, जो महाज इस खुला हुआ है ईरान और इसराइल के दरमियान, ये मज़ीद कितना फैल सकता है? हमारे तज्जियाकारों की चारों की ये तो राय है कि उनको लगता नहीं है कि मज़ीद इतना फैलेगा कि दीगर ममालिक इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस और जो रिपोर्ट्स दस्तयाब हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब जंग छिड़ी होती है तो मामला कहीं भी जा सकता है। अच्छे की उम्मीद के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। वापस आएंगे मज़ीद सवालात के साथ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो इसराइल और ईरान की सूरत हाल है उसके ऊपर, और इसी से रिलेटेड सवाल है फ़खर साहब आपके लिए। मुख्तलिफ महाज इस वक्त दुनिया में छिड़े हुए हैं, यूक्रेन रूस हो या फिर इसराइल फ़लस्तीन हो, अब ईरान और इसराइल भी। दुनिया या जो आलमी इदारे हैं ख़ास तौर पे, वो किसी भी तनाज़े को हल करने में नाकाम की दिखाई दे रहे हैं। ये अलीना देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक जितने भी आलमी तनाज़ात हैं सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के, बाकी अभी तक कोई हल तलबी हैं, उनमें कोई उसका जो है वो हल नहीं निकल सका। तो इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि जो पहले एक यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें अमेरिका जो एक सुपर पावर के तौर के ऊपर ना सिर्फ ये कि हमेशा अपनी जो ताकत है या अपने जो भी अख्तियारात के ज़रिए ये इन तनाज़ात को ख़त्म कर देता था, अब थोड़ी सी दुनिया में जो तब्दीली आ रही है उसमें मल्टीपोलर जो वर्ल्ड एक बनने जा रहा है और एवोल्यूशन का प्रोसेस है। इवन जो मैं समझता हूँ कि जो वीक लीडरशिप है अमेरिका की, ये तमाम तर वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो तनाज़ात हैं कम होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ नए से नए तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। और इसकी वजह यही है, चाहे वो चाइना की एक नई एमर्जिंग जो है वो सुपर पावर के तौर के ऊपर सामने आ रहा है, रशिया भी चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, इसी तरह जो अमेरिका की जो एक जो पहले पोजीशन थी वो अब वीक होती जा रही है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो तनाज़ात हैं अब ये हल होने की बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। फैसल, आपके इसराइल का ईरान पर हमला, ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ क्या एक कदम है? नहीं, ये उसकी तरफ कदम नहीं है, क्योंकि उस ग्रेटर इसराइल के मैप में ईरान तो जाहिर है शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें कि वो एक रास्ते की एक बड़ी रुकावट को हटाना चाहते हैं तो आप कह भी सकते हैं। तो ये उन बातों में से है जिनके बारे में कहा जाता है कि फैक्ट से ज़्यादा अहम, हकायक से ज़्यादा अहम वो एंगल होता है जहाँ से आप हकायक को देखते हैं। तो आप अगर इस एंगल से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ कदम है। लेकिन आप ये जहन में रखें कि ग्रेटर इसराइल का आइडिया वो आइडिया नहीं है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है इसराइल को यूरोप, वेस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड में से कोई भी बढ़ने देगा। ये वहाँ भी एक मिसियानिक आइडिया है, बिब्लिकल आइडिया है और बहुत पॉपुलर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाइद साहब। अगला सवाल आपसे है। आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और हर मुल्क अपने मफाद तक महदूद रहा तो एक एक करके सब की बारी आएगी। क्या वाकई ऐसा है? इससे पहले बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब खारजा मामलात पे जो है ज़ाहिर ख्याल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करें। देखिए, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कोई वाज़ेह चीज़ नहीं नज़र आती। जो हमने सबसे पहले देखा था जब 1974 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस्लामिक ब्लॉक का नाम आया था, इस्लामिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आया था। उस वक्त इस्लामिक ब्लॉक बनना चाहिए। और फिर पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो एक प्रोपेगेंडा हुआ कि इस्लामी बम का नाम है। असल चीज़ ये है कि मुसलमानों के अंदर इतनी ज़्यादा डिवीज़न हमें नज़र आती है। और आप देख लें कि सालों से ईरान और सऊदी अरब दो अलग अलग वो थे और उनको मुत्तहिद किसने किया? एक गैर मुस्लिम क़ुव्वत ने, चाइना ने। यानी हम खुद मुत्तहिद नहीं हुए, हमें किसी और ने मुत्तहिद किया उसमें। तो इत्तेहाद के अपनी मुल्कों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस होती हैं, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है। असल चीज़ ये है कि दुनिया भर में एंटी वॉर मूवमेंट दोबारा को खड़ा करना चाहिए, दोबारा चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जो है वो जंगी माहौल में चली गई है। कहीं आप देख लें, आप इस वक्त ही देख लें, आप यूक्रेन की जंग उठा के देख लें, पाक भारत कशीदगी साल से जंगी सूरत हाल देख लें, अभी इज़राइल और फ़लस्तीन के नए कॉन्फ्लिक्ट्स देख लें, इराक़ की तबाही देख लें, लीबिया की तबाही देख लें, सीरिया की तबाही देख लें। तो ये जो जंगी माहौल है, दुनिया में एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत है। इससे मज़हब और इससे सबसे हट के सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़रूरत है एंटी वॉर मूवमेंट की। एक ज़माने में चली थी 60s 70s में
कि दुनिया में जंगें खत्म करें। से डिवाइड भी हो गई है और फिर सबके अपने अपने पूरी दुनिया डिवाइड इस हो तरह चुकी है से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी ये तो लगता है, लेकिन आपने कहा वाकई में ज़रूरत इस चीज़ की ही है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।